हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद रीत में। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा है, जिसको आप सबने बहुत सारा प्यार और समर्थन दिया है। तो आइए चलिए इस सेकेंड क्लास को देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपको बहुत सारा लाभ पहुँचाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक ब्याज दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 625/256 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता रहता है, तो इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप देख रहे हैं कि कोई धन जो है वो 4 वर्षों में 625/256 गुनी आती है। 4 वर्षों में क्या हो रहा है, 4 वर्षों में हो जा रहा है, 4 वर्षों में 225 का देख लिया जाए, 256 625 बन जा रहा है। एक का कितने वर्षों में बन रहा है, 4 वर्षों में। ये मान लीजिए मूलधन P है और ये अमाउंट A है, मतलब 256 रुपये का जो अमाउंट मूलधन है वह 625 रुपये बन जा रहा है, मूलधन बन जा रहा है इसका। तो आप देखेंगे एक वर्ष का क्या हिसाब बैठेगा इसके लिए। एक वर्ष में देखेंगे, एक वर्ष में क्या हुआ, तो देखिए 4 वर्ष में ये 256 हुआ है, तो इसका 4th रूट लेना पड़ेगा हम लोग को। 4th रूट लेंगे और ये 256 का 4th रूट लेना हमको। इसी तरह से 625 का भी हम लोग 4th रूट ले लिया जाए तो क्या बनेगा 4th रूट इसका, ये जो है 4 का, इसका 4th रूट बनेगा 4 और इसका 4th रूट बनेगा 5। कह लिया जाए कि 4 रुपये का मूलधन एक वर्ष में 5 रुपये बन जाता है। तो ब्याज कितना बना यहाँ पे, ब्याज कितना बना, इस हिसाब से ब्याज बना 1 का। तो ब्याज की दर क्या हुई, ब्याज की दर देखनी है, दर, तो ब्याज की दर देख लीजिए। 1 रुपये का ब्याज बना है कितने पे, 4 पे, एक वर्ष में, इंटू 100, ये कट जाएगा 25 बार में, ये हो जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25%। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेंस्ट्रुएशन से संबंधित है और मेंस्ट्रुएशन में घनाव से संबंधित है। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे बड़े विकर्ण, घनाव के सबसे बड़े विकर्ण की मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि एक घनाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेमी, 15 सेमी तथा 12 सेंटीमीटर है तो इसके सबसे बड़े विकर्ण का मान ज्ञात करें। तो देखिए घनाव का विकर्ण क्या होता है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। घनाव का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, घनाव का विकर्ण, घनाव का विकर्ण आप सबको मालूम होगा क्या फार्मूला बनता है, अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसमें L की वैल्यू है, लंबाई है 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, चौड़ाई है 15, तो 15 का स्क्वायर, ऊंचाई है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो आप देखिए इन सब का स्क्वायर आपको याद होगा, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। इन सबको ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे 400 हो जाएगा और 200 ये 225, कुल मिला जुला के 625। 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, इसलिए 25 इसका रूट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। इस प्रकार क्लियर है कि इस घनाभ का जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो 25 सेंटीमीटर होगा। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 30 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की आयु वाले 5 नए व्यक्ति और आ गए, सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए एवरेज का एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अभिष्ट औसत देख लेते हैं, अभिष्ट औसत। तो देखिए 30 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष दिया था क्वेश्चन में, यदि 30 का हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 व्यक्तियों की कुल आयु हो गई। जो 5 व्यक्ति आए हैं उनकी एज जो है 30 वर्ष है, तो 5 व्यक्ति जो आए हैं उनकी एज 30 वर्ष है, 5 × 3 30 कर दिया, तो ये 5 व्यक्तियों की कुल आयु हो गई। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 30 और 5 35 व्यक्ति हो गए। इसको यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अभिष्ट आंसर जो है औसत मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग गुणा करके देख लेते हैं इसका कितना वैल्यू बन रहा है। ये 25 या 75, ये हो जाएगा 750, 30 × 150 बटे 35, कुल मिला जुला के देख लें, जोड़ लेते हैं 800 900,
900/35। अब भाई 5 से कट कर लेते हैं इसको, 5 सत्ते 35, 5 से कट करेंगे इसको हम लोग, तो 5 एकम 5 हो गया, बच जाएगा यहाँ पे 4, 5/40, 180। अब 180 को 7 से डिवाइड करना है, वही हमारा आंसर होगा। 180 को 7 से डिवाइड कर लिया, 7 दूनी 14 हो गया, बच जाएगा 4, 40 हो गया, 7 5 35 हो गया, बच जाएगा 5, 5 को हम ले लेंगे। तो देखिए 25 सही 5/7 वर्ष जो होगा इसका सही औसत होगा। तो इस क्वेश्चन का हमें औसत मिल गया कितना, 25 सही 5/7 वर्ष। तो सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन लोग देखते हैं आप। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 6:7 है और इसका कुल आयतन 792 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करना है हमें। तो देखिए भाई ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और बेलन से संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं कि त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दिया है। रेशियो है त्रिज्या और ऊंचाई का, कितना है 6:7, 6:7 है। तो यदि हम लोग इसमें और इसका आयतन दे दिया है 792, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे 6x और ये 7x मान लेंगे इसको। और आयतन की वैल्यू लिखते हैं। आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का जो आयतन होता है पाई r का स्क्वायर h होता है और इस आयतन की वैल्यू कितनी दी हुई है 792। वैल्यू पुट कर दिया जाए इसमें, तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू देखो यहाँ 6x है, 6x इंटू 6x 2 बार लिख दिया और h की वैल्यू 7x है, बराबर ये 792 है। इसमें देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इससे अब डिवाइड कर लेते हैं 6 से। 6 6 कम 6 हुआ, 6 3 18, 6 दूनी 12, कट गया 132 बार में। फिर 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बार खत्म, 22 बार में खत्म हो गया। अब 22 से 22 कट जाएगा, कुल मिला जुला के इधर बचा 1 और इधर बचा x का क्यूब। x क्यूब बराबर 1, इसका मतलब x बराबर 1। तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि त्रिज्या जो है यहाँ पे 6 होगी और ऊंचाई 7 हो जाएगी। मतलब त्रिज्या की वैल्यू r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो आप सबको मालूम है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7 × r की वैल्यू 6 और h की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना हम लोग को, 22 दूना 44 हो गया और गुणे 6 हो गया, 6 चौके 24 को 4, 6 चौके 24 से 25, 254 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका सलूशन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि छोटी संख्या x है। छोटी संख्या हमने मान लिया x है, छोटी संख्या x। और बड़ी संख्या इस प्रकार से क्या आ जाएगी, छोटी संख्या और बड़ी संख्या में 5 का अंतर है, इसलिए बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या इससे 5 बड़ी होगी, बड़ी संख्या x + 5 हो जाएगी। अब जो जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके हिसाब से लिख देंगे। देखिए यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए तो चलिए x से 25 घटा लेते हैं और घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। बड़ी संख्या में 20 जोड़ देते हैं, इसमें 20 जोड़ते हैं। जब इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये x + 30 हो जाएगा, सॉरी x + 25 हो जाएगा। इसमें जब बड़ी संख्या में 20 जोड़ेंगे तो x + 25 हो जाएगा। और नया रेशियो क्या बन जाता है, 1:2 का। 1:2 का रेशियो बन गया। तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा 2x और ये माइनस है तो -50। इधर देखेंगे एक में मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं रहेगा, x + 25। 75 कर लेंगे इनको, x को इधर ला लेंगे, 2x - x और ये 25, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 50। तो x बराबर हो गया 75। ये x बराबर 75। ये x क्या है, छोटी संख्या मानी गई थी इसलिए छोटी संख्या हो जाएगी 75। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या बाबू आपकी हो जाएगी, बड़ी संख्या
x प्लस ये देखिए बड़ी संख्या x प्लस 5 थी ना, तो यहाँ 75 प्लस 5 माने कितना हो गया 80। तो इसका राइट आंसर क्या बनने जा रहा, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ, एक दुकान में 1000 रुपये का बिल हुआ, 30% की एक छूट और 25 और 5% की क्रमिक छूट का अंतर क्या होगा। माने यदि 1 लाख रुपये के बिल पर 30% का एक छूट दिया जाए तथा एक 25% और 5% का एक क्रमिक छूट दिया जाए, तो उन दोनों के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसका सलूशन करेंगे हम लोग। तो देखिए 30% की एक छूट देना है 1 लाख रुपए पे, तो लिखते हैं इसका 1 लाख रुपए पे 30% की छूट देना है। जब 30% की छूट देंगे तो हम लोग 70% कीमत इसकी लेंगे और डिफरेंस ले लेते हैं, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को हटा देंगे। और 1 लाख रुपए के बिल पे ही आपको 1 लाख रुपए के बिल पे आपको चाहिए, एक बार चाहिए छूट कितने की, एक बार छूट चाहिए आपको 5% 25% की, तो 75% कीमत लेंगे आप। और एक बार छूट चाहिए 5% की, तो 95% कीमत लेंगे आप। इन दोनों का डिफरेंस ही जो है आपका आंसर बनेगा। इसको देखते हैं तो यहाँ से देखिए 1 जीरो यहाँ कैंसिल कर दिया, 1 जीरो यहाँ कैंसिल कर दिया। इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 70,000 रुपये, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 70,000 रुपये। मतलब जब आप 30% का छूट देंगे तो 1 लाख पे आपको मतलब 70,000 रुपये देना पड़ेगा। 30% 30,000 रुपये कम हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ से देखिए 4 जीरो हम कैंसिल कर डालेंगे, यहाँ से 4 जीरो इसमें ख़त्म कर देंगे। अब जो बचेगा उसको देखते क्या बचता है, 10 है गुणे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कि इनका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि आप कितना आंसर बन रहा है। मतलब 75 का आपने 95 में गुणा कर लिया और फिर देख लिया कितना, 5 पचे 25 को 5, 5 9 45, 47 हो गया। और 7 पचे 35 को 5, 7 9 63 और 3 66 बन गया। इसकी वैल्यू देखो 5 7 5 12 को 2 हो गया, 10 1 11 हो गया, ये 7 हो गया। मतलब आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 1 जीरो है ही यहाँ पे, तो टोटल वैल्यू बन जाएगी 7125 में 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 70,000 और डिफरेंस कितने का है 71,250। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रुपए मिल रहा है हम लोग को, तो 1250 रुपये इन दोनों का डिफरेंस हमें मिल रहा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप चुटकी में कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, ध्यान से इसको देखा जाए तो 0.002 लिखा है ऊपर, उसका स्क्वायर है। यहाँ पर नीचे 0.0002 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखेंगे तो 0.2 स्थान पे है, 3 स्थान पे, यहाँ पे 0.4 स्थान पे है। इसमें भी देखा जाए 0.4 स्थान पे और यहाँ पे 0.5 स्थान पे है। यहाँ पे 0.4 स्थान पे और यहाँ पे 0.5 स्थान पे है। तो क्या किया जाए, नीचे वाले में यदि हम लोग 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब ये ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। तो बस एक लाइन इसको लिखेंगे हम लोग, ये सेम टू सेम वैल्यू बन जाएगी। अगला लाइन बस हमारा ये होगा, हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम नोट कर लिया। समझिए ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम नोट कर लिया गया, जैसा है ये 0. जैसे पहला लिख देते हैं हम 0.02 का स्क्वायर। बाकी दोनों को भी इसी तरह से लिख देंगे, जैसे बाकी दोनों हैं उसको भी ऐसे लिख देंगे। और नीचे वाली वैल्यू में देखेंगे, इसमें हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, तो ये देखिए ये वाली वैल्यू हुई सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर ली जाएगी, 0.0002 का स्क्वायर, 0.002 का स्क्वायर हो गया। और बाकी की वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर ली जाएगी। बाकी वैल्यू दोनों वैल्यू है उसको सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब 100 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम, तो ये दशमलव है, ये एक अंक इधर आ जाएगा। सब में इसी तरह से होगा। तो अगला स्टेप हम लेते हैं इसका, एक स्टेप इसको और लिखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू फिर से हमने सेम टू सेम नोट कर लिया, 0.002 का स्क्वायर। बाकी दोनों वैल्यू को ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही नोट कर लेना है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू देखिए क्या चेंज आ रहा है नीचे वाले में, नीचे देखेंगे क्या चेंज आएगा। जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए 1/100 हो जाएगा। और एक वैल्यू जब ये 100 अंदर जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
2 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे मिल जाएगी। सेम आगे भी यही चीज़ चलता रहेगा ऐसे ही, ये सेम आगे वैल्यू सेम टू सेम यही मिल जाएगी। और आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी, इसलिए कट जाएगी। और ये 100 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन गया, 1/100 है, तो ये आगे जाके 100 बन जाएगा जब पलटेगा वैल्यू। तो इसका राइट आंसर क्या बना, 100। तो आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन जो है नाव धारा से है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करता है और वापस अपने मूल स्थान पर लौट आता है। इस यात्रा में कुल कितना समय लगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। देखिए 90 किलोमीटर की दूरी कहीं वो जाता है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर शांत जल में चाल है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो जाने में टाइम लग गया इतना, वापस आने का टाइम देखते हैं, T2 देखते हैं। तो देखिए 90 किलोमीटर दूरी ही वापस आएगा और आने की चाल क्या होगी, इसकी विपरीत चाल से आएगा। तो 8 किलोमीटर शांत जल में चाल है और 2 किलोमीटर धारा की चाल है, तो ये घट जाएगा, तो आने वाला चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो जाने में लगा समय इतना, आने में लगा समय इतना, इन दोनों टाइम को जोड़ लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैंसिल कर लिया, ये हो गया 9 घंटा प्लस इसको हम लोग देखेंगे तो 15 छके 90 होता है, 15 हो गया। तो कुल मिला जुला के कितना घंटा हो जा रहा है जोड़ने पे ये, तो बाबू 15 9 कितना हो गया, 24 घंटा। 24 घंटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में PR बराबर 10 सेंटीमीटर है, PT की लंबाई ज्ञात करनी है और जहां ST जो है QR के पैरेलल है। दिया गया है PS बराबर 6 सेंटीमीटर और QS बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमने सुविधा के लिए पहले ही इसका एक फिगर ड्रॉ कर लिया। देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ST जो है QR के पैरेलल है, ST जो है वो QR के पैरेलल है। ये पहला त्रिभुज क्या है, PQR है, और दूसरा त्रिभुज इसमें जो बन रहा है PST बन रहा है। ये जो क्वेश्चन लगेगा वो समरूपता के नियम से लगेगा, और त्रिभुज की समरूपता इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें समरूपता लगा सकते हैं कि देखिए सॉल्यूशन से लिख दिया जाए, समरूपता क्या होने वाली है। देखिए इसमें समरूपता से लगाएंगे इसको हम लोग, ये आएगा PS डिवाइड बाई PQ इक्वल टू PT डिवाइड बाई PR। ये समरूपता से लिया गया है। अब इसमें जो वैल्यू हमको मालूम है वैल्यू पुट कर लेते हैं, अननोन वैल्यू जो भी होगी वो फाइंड हो जाएगी। तो देखिए PS की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, PS की वैल्यू 6 है, तो 6 लिख दिया। अब PQ कैसे बनेगा, PQ बनेगा PS प्लस SQ से बनेगा। तो PS की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और QS की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। इधर PT का मान हमें फाइंड करना है और PR का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, PR की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बाबू इसको हल कर लेंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 20 हो गया, और इधर हो जाएगा PT डिवाइड बाई 10। ये 2 टाइम में इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार PT इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं आप सबको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है और इसका सलूशन हम लोग देख लिया जाए। इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, साइन A प्लस बी और कास A माइनस बी का। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व किया जाए, देखिए इसका सलूशन क्या होने वाला है, इसको हम मिटा देते हैं और यहीं से सॉल्यूशन कर देते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए साइन A प्लस बी का फार्मूला सबको मालूम होगा कि साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ये साइन A प्लस बी हो गया इसके लिए, माइनस, और यहाँ पे इसके लिए कॉस A माइनस बी लगाने जा रहे हैं। तो कॉस A इंटू कॉस बी, और माइनस है तो माइनस साइन A इंटू साइन बी। ये जो है फार्मूला लग गया।
अब इसमें जिनकी वैल्यू आपको याद है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी देखेंगे कट पीट के कुछ एक छोटा सा ही आंसर बनेगा कोई न कोई। साइन 30 की वैल्यू आप सबको मालूम है कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 कॉस थीटा, और कॉस 30 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2 साइन थीटा। इतना हो गया। सेम आप यहाँ देखिए, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या बनने जा रहा है। cos 60 की वैल्यू देखो यहाँ पर, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस थीटा माइनस साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे जब हम लोग तो कड़ी में 3/2 साइन थीटा। ध्यान से आप देखिए तो जो वैल्यू इधर लिखी हुई है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, सेम वैल्यू यहाँ पर भी है। जैसे 1/2 कॉस थीटा यहाँ पर भी है 1/2 कॉस थीटा, अब प्लस 3/2 साइन थीटा, यहाँ पे है माइनस 3/2 साइन थीटा। ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आ रहा है 1/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 का साइन थीटा। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। देखिए कास ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी, और माइनस ना होगी प्लस होता है बाबू, प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो साइन प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे आप तो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम टू सेम है। यहाँ पे जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पर भी है, बीच में साइन माइनस का है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और घटाएंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा 0। दोनों वैल्यू सेम है तो दो बराबर राशियों को यदि आप घटाते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन के बराबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा ये था कि साइन 30 प्लस थीटा माइनस cos 60 माइनस थीटा। तो देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू साइन बी, और यहाँ लगाएंगे हम लोग cos ए माइनस बी का फार्मूला। तो cos ए इंटू कॉस बी, देखिए माइनस है तो प्लस आता है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। वैल्यू पुट किया जाए तो साइन 30 का मान होता है 1/2 कॉस थीटा, अब प्लस cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 साइन थीटा, माइनस यानी cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस थीटा, और प्लस साइन 60 की वैल्यू होगी 3/2 साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे आप तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम टू सेम है, और बीच में क्या है, माइनस। तो ये दोनों यदि दो बराबर राशि को घटाया जाए तो रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका आंसर बन जाएगा 0। आशा करते हैं आप सबको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन बढ़िया लेवल के थे, और इसी तरह के आप नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको इस क्लास से लाभ मिलता रहे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसी के साथ आज ही क्लास को संपन्न करते हैं। अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस सेट 3 को करेंगे। धन्यवाद।